अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो एज साउंड इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इससे पहले के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, दो किस्म के वेव्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों की स्पीड के लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी। इसके लिए जो है तो T बाय m टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, यानी अगर कोई मीडियम जितना उसको ज़्यादा खींचा गया हो, टेंशन उसमें उतनी ज़्यादा होगी तो उतना ही उसमें वेव की स्पीड ज़्यादा होगी, या अगर उसका मास पर यूनिट लेंथ ज़्यादा हो, इसमें मास ज़्यादा हो तो उतना ही उसमें स्पीड कम होगी। इसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है तो उसकी स्पीड डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। सो न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड में हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए जो स्पीड का इक्वेशन है वही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। चलिए जी ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। लेट सपोज ये एयर है, अच्छा जी, अब इस एयर को, कोई भी मीडियम हो, देखते हैं कि ये मीडियम कितना इलास्टिक है, इसका इलास्टिक मॉडुलस कितना है। अगर इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होगी तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत आसानी से पैदा की जा सकती है, और अगर किसी मीडियम में कंप्रेसिबिलिटी बहुत आसानी से पैदा की जा सकती है तो उसमें उतनी ही वेलोसिटी साउंड की ज़्यादा होगी, वेव की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर इलास्टिसिटी मीडियम की ज़्यादा तो उतनी ही स्पीड ऑफ द साउंड ज़्यादा होगी। इसी तरीके से डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर कोई मीडियम ज़्यादा डेंस है, उसमें पार्टिकल ज़्यादा करीब करीब हैं, तो उसमें से वो एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी वेव की स्पीड उसमें स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा जी, तो दो चीज़ें हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये दो चीज़ों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है कि किसी मीडियम में से स्पीड ऑफ साउंड, अगर इलास्टिक मीडियम है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होगी, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, एंड वाइस वर्सा। चले जी, न्यूटन ने जब ये फार्मूला डिराइव किया और उसमें फिर पुटिंग करने के बाद उसके पास साउंड की एक ख़ास स्पीड आ गई, तो उसके लिए उसने कुछ एजम्पशन किए। एक एजम्पशन उसने ये किया कि द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। अब लेट सपोज यहां पे ये आदमी है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेट से इसने साउंड प्रोड्यूस कर दिया। जब साउंड प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे, और फिर आपको तो पता है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कंप्रेस नहीं रहना चाहती, तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फिर एक्सपेंड होंगे। सो कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन ये फिनोमिना होता जाएगा, और इसी तरीके से ये जो एनर्जी है, जो ये एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन की शक्ल में आगे की तरफ बढ़ेगी। अब यहाँ पर जब ये कंप्रेशन प्रोड्यूस कर देता है, लेट सपोज यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत करीब करीब आ गए, करीब करीब आ गए पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो करीब आ गए, यहाँ पे जो पार्टिकल वो करीब आ गए, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? रेरफेक्शन, जिसमें पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे रेरफेक्शन।
यहाँ पे फिर कंप्रेशन, अब देखें ये जब वापस एक्सपेंड होंगे तो यहाँ पे जो करीब करीब पार्टिकल्स होंगे उसको धक्का दे के ये कंप्रेस हो जाएंगे। अब ये जब वापस खुलेंगे तो ये अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को धक्का दे के ये कंप्रेस हो जाएंगे। फिर जब ये खुलेंगे तो ये अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को धक्का दे के वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो कंप्रेशन और रेफेक्शन है ये आगे की तरफ बढ़ेगी। अब लेट्स से यहाँ पे ये देखिए कंप्रेशन, और ये रेफेक्शन। आपको दिखाई दे रहा है कि जब इसने साउंड प्रोड्यूस कर लिया तो पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होने के बाद जब ये वापस खुलेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे। फिर जब ये खुलेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएंगे। फिर जब ये खुलेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये कंप्रेशन रेफेक्शन का, एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है, न्यूटन ने ये कहा कि दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, जरा इस आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब समझते हैं। वैसे तो चैप्टर नंबर 10 में आप डिटेल में पढ़ोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस किस चीज़ को, कौन सी प्रोसेस को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सरसरी से पढ़ लेते हैं। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर आइसो सेम हो, जिसमें टेम्परेचर सेम हो। थर्मल मीन्स टेम्परेचर, आइसो मीन्स सेम, जिसमें टेम्परेचर सेम हो। तो टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या है, आई एम सॉरी, पहले इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ज़रा इसको देख लें कि जब भी आप किसी ही गैस को प्रेशराइज करते हैं, लेट सपोज आपके पास कंटेनर में कोई गैस है और आप इसको प्रेशराइज करते हैं, तो जब आप इसके ऊपर जोर डालते हो तो ये पिस्टन कहाँ से कहाँ चला जाता है, ये पिस्टन यहां से यहां तक आ जाता है। और जब आप इधर हाथ लगोगे तो ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म होगा। आपने जो इस पे फोर्स लगाया, प्रेशर एक्सर्ट किया, इसने वर्क किया, गैस कंप्रेस हो गया, यहां पे हीट प्रोड्यूस हो गया। मतलब टेम्परेचर यहां का बढ़ गया, यहां का टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब ये है कहने का कि जब आप किसी गैस को प्रेशराइज करते हो, उसके वॉल्यूम को कम करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर आप इसको वापस छोड़ देते हो तो ये जब ऊपर जाएगा, ये पिस्टन जब वापस ऊपर जाएगा, इसको कहते हैं सडन एक्सपेंशन। तो सडन एक्सपेंशन में कूलिंग प्रोड्यूस होती है, यानी टेम्परेचर यहां पे ज्यादा है तो जब आप इसको एक्सपेंड होने दोगे तो ये इसका टेम्परेचर वापस घट जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस और एक्सपेंशन से कूलिंग प्रोड्यूस। अच्छा, तो यहां पे जरा इस प्रोसेस को आप गौर से देखें। सिर्फ मैं इस एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन, ये एजम्पशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे इसने कहा कि साउंड प्रोड्यूस होने से ये पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए। तो जब कंप्रेस हो गए, वहां पे मैंने कहा ना, पार्टिकल्स जब कंप्रेस हो जाते हैं, गैस कंप्रेस हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। टेम्परेचर बढ़ गया, इस पोर्शन का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर T1 इज मोर। यहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड गैस है, रेफेक्टेड गैस है। तो इस पोर्शन का जो टेम्परेचर है, ये लाजमी बात है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्सपेंशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है और कंप्रेशन से हीटिंग इफेक्ट। तो यहां का जो टेम्परेचर T1 है दैट इज मोर देन T2। और आपको तो पता ही है कि जब आप किसी हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेट सपोज T1 है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे आप एक दूसरी बॉडी रख दें और उसका टेम्परेचर लेट सपोज वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। अब जब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में, तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, 100 से 99, फिर 98, फिर 97, 90, घटेगा, कम होगा। और जो हीट इधर मिल रहा है तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, 4, 10।
इसका टेम्परेचर 100 से गिर रहा है, इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ रहा है। एक वक्त आ जाएगा कि इन दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सेम टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं तो फिर कोई हीट फ्लो नहीं करता, क्योंकि हीट तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। हम अपने मेन मकसद की तरफ आते हैं। उसने कहा कि द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेफेक्शन इज आइसोथर्मल। कैसे आइसोथर्मल? हीट प्रोड्यूस हुआ, कूलिंग प्रोड्यूस हुआ, हीट कूलिंग। चलो जी, उसने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कहने के लिए ये एज्यूम किया कि द गैस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहां पे मैं लिख लेता हूं कि गैसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। चलो जी, अगर यहां पे ये गैस गुड कंडक्टर है हीट का, तो यहां पे जब टेम्परेचर बढ़ गया, इधर टेम्परेचर कम हो गया, चलो जी, तो इधर से हीट गुड कंडक्टर है ना, हीट फ्लो करेगा। गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट को फ्लो करेगा। सो हीट यहां से फ्लो कर रहा है इस एक्सपेंडेड या रेफ्रैक्टेड गैस में, तो इधर का टेम्परेचर कम हो रहा है, इधर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर वापस दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। इस तरह यहां से भी हीट फ्लो करेगा, इधर भी टेम्परेचर सेम, इधर से भी हीट फ्लो करेगा, इधर टेम्परेचर सेम। तो गैसेस का गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से कंप्रेशन और रेरफेक्शन में टेम्परेचर सेम हो जाता है। अगर ये गुड कंडक्टर ना होते तो इधर का हीट इधर ही रहता, इसका टेम्परेचर ज्यादा का ज्यादा रहता, इससे हीट फ्लो ना करता, इधर का टेम्परेचर कम रहता, इधर का ज्यादा रहता, द प्रोसेस was not be the isothermal। लेकिन अब क्या है कि the process is isothermal, और आइसोथर्मल के लिए उसने जो कंडीशन लगाई, उसने कहा कि गैसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से हीट फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर इसका घट रहा है, कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस हो गया, इधर हीट का टेम्परेचर कम हो गया, तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करके टेम्परेचर सेम, सो द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। चलो जी, हम अपने इस छोटे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर गए। अब आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ। बॉयल ने क्या समझाया हमें कि अगर टेम्परेचर सेम हो तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यही यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने गैस को इनक्लोज कर दिया और इसके ऊपर लेट से इनिशियली कोई प्रेशर तो होगा, लेट से उसका प्रेशर है 1 atm, लेट से एज्यूम वैल्यूज ले रहे हैं, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, लेट से वो वॉल्यूम है 2 cubic डेसीमीटर, मैं एज्यूम वैल्यूज ले रहा हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट से आपके पास क्या आ रहा है? 1 into 2, तो इससे आपके पास आ रहा है 2। चलो जी, अब जरा इस प्रेशर को बढ़ा दे, प्रेशर को मैं 2 कर देता हूं। चलो जी, सिचुएशन चेंज्ड, प्रेशर बढ़ गया, ये ले प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर 1 से कहां चला गया? 2 atm। वॉल्यूम भी तो देखे ना, वॉल्यूम शुरू में इतना था, इतना सारा था, अब कहां चला गया? यहां तक आ गया, वॉल्यूम कम हो गया। सो वॉल्यूम 2 क्यूबिक डेसीमीटर से 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। प्रेशर 1 atm था तो वॉल्यूम 2 था, प्रेशर 2 atm हो गया तो वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम कम हो गया। जरा दोबारा यहाँ पे PV चेक कर लें। सो प्रेशर इज नाउ 2 and volume is 1, again the value is 2। इंडिविजुअली आप देख रहे हो कि प्रेशर चेंज हो चुका है 1 से 2, इंडिविजुअली आप देख रहे हो कि वॉल्यूम चेंज हो चुका है 2 से 1,
लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप चेक कर ले 2 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप चेक कर ले तो 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर चेंज करते हो आइसोथर्मल प्रोसेस में, आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी आ जाती है। तो देखो अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हो दूसरी चीज कम हो रही है तो द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2, यानी इनिशियली जो प्रेशर था, इनिशियली जो वॉल्यूम था, उसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल बराबर होगी फाइनली जो प्रेशर इनटू फाइनली जो वॉल्यूम, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। अब जरा इस स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, जब साउंड प्रोड्यूस नहीं किया गया था, जब साउंड प्रोड्यूस नहीं किया गया था तो यहां पे कुछ खास प्रेशर था P1, यानी इनिशियली एक खास प्रेशर था। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने P ले लिया। इस पोर्शन का कोई खास वॉल्यूम भी था, इनिशियली कोई खास वॉल्यूम भी था जिसको मैं V कह देता हूं, कुछ भी हो सकता है, मैंने V ले लिया। इनिशियली प्रेशर P था, फाइनली सॉरी इनिशियली वॉल्यूम V था, यानी P1 को आपने P कह दिया, V1 को आपने V कह दिया, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा P और इधर आपके पास आ जाएगा V। फाइनली चेक करते हैं। फाइनली मीन्स जब साउंड प्रोड्यूस कर दिया गया, जब साउंड प्रोड्यूस कर दिया गया, देखें P प्रेशर तो ऑलरेडी था इधर, अब इसने कुछ प्रेशर ऐड कर दिया बाहर से, डेल्टा P को इसके साथ जमा कर दिया। अगर 1 ATM शुरू से है और ऐड कर दिया गया 0.1 ATM, तो प्रेशर क्या होगा 1.1 ATM, बढ़ गया ना, दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो फाइनल प्रेशर आपके पास P2 क्या हो जाएगा, P2 आपके पास क्या हो जाएगा, P तो पहले से था, डेल्टा P हमने इसके साथ ऐड कर दिया, सो फाइनल प्रेशर इज P प्लस डेल्टा P। चलो जी, प्रेशर का किस्सा तो खत्म। अब जरा वॉल्यूम को चेक करते हैं। ये फाइनल प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूं P प्लस डेल्टा P। अब जरा इस फाइनल वॉल्यूम को देखते हैं कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। जरा गौर से देखें, शुरू में लेट्स से वॉल्यूम, ये मैं इस पोर्शन को कंसिडर कर लेता हूं, इस पोर्शन को, अगर वॉल्यूम शुरू में ये है, मैं इस पोर्शन को कंसिडर कर लेता हूं, तो इनिशियल वॉल्यूम तो V था, फाइनल वॉल्यूम जरा गौर फरमाइएगा V2 क्या हो जाएगा, V तो शुरू में था ये सारा, लेकिन जब साउंड प्रोड्यूस कर दिया गया तो ये पोर्शन थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन प्रोड्यूस कर दिया गया, इतना बन गया। शुरू में इतना था V, अब इतना हो गया, तो ये जो इसमें कमी आ गई, ये डेल्टा V की कमी इसमें आ गई। तो शुरू में वॉल्यूम था V, ये सारा V था, ये जो इसमें चेंज आ गया ये डेल्टा V। सो इस शुरू में जो ज्यादा वॉल्यूम था V, उसमें से ये डेल्टा V को माइनस कर ले, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? वंस अगेन, कंप्रेस्ड फॉर्म, जो कंप्रेशन यहां पे प्रोड्यूस हो गया, इसका फाइनल वॉल्यूम V2 क्या होगा, शुरू में जो वॉल्यूम था, जो ज्यादा था, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में नहीं था, सो वो V था, और कंप्रेशन की वजह से जो वॉल्यूम में कमी आ गई, तो वॉल्यूम में कमी आ गई माइनस डेल्टा V। सो फाइनल वॉल्यूम इज V2 इज V माइनस डेल्टा V। सो इस V2 की जगह मैं लिख सकता हूं V माइनस डेल्टा V। बस अब सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये गौर फरमाइएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। चलो जी, PV इक्वल्स टू PV माइनस P डेल V प्लस V डेल P माइनस डेल P डेल V।
सो ये पी वी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा पी वी माइनस पी वी इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी प्लस वी डेल पी माइनस ये चीज़ ज़ीरो कंसिडर कर देते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि जो प्रेशर ऐड हो रहा है इधर डेल्टा पी, दैट डेल्टा पी इज वेरी 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 स्मॉल। यार आप साउंड प्रोड्यूस करो ना, साउंड कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, कितना प्रेशर हवा में ऐड करेगा। हाथ पकड़ो इस तरह और जरा साउंड प्रोड्यूस करो, आपको पता चल जाएगा साउंड कितना प्रेशर प्रोड्यूस करता है, बहुत कम। तो प्रेशर के बहुत कम होने की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आता है दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज जो है ये तो प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। तो अगर ये बहुत स्मॉल है तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल है तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल होगा। अब ये इतने भी स्मॉल नहीं है कि कंसिडरेबल नहीं है। अगर वेरी स्मॉल, अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो कहते हैं तो फिर यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी इतनी वैल्यू है कि हम इसको कंसिडर कर लें। लेकिन जब दो वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो इसकी वजह से, इसकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, तो तब हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। चलो जी, ये ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी प्लस वी डेल पी, ये माइनस वाला पोर्शन इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस पी डेल वी इक्वल्स टू वी डेल पी। इस v को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इस v को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये ले ख़त्म इधर से। अगर गौर फरमाइएगा इस पोर्शन को देखें, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विल गिव यू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो P इंटू ये आ जाएगा आपके पास स्ट्रेन। यार चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विल गिव यू लीनियर स्ट्रेन, और इस तरह चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विल गिव यू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन ही है इक्वल्स टू डेल्टा पी, प्रेशर, प्रेशर जो चेंज लाए उस प्रेशर को हम कहते हैं स्ट्रेस। या आपके पास आ गया स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेन को इधर शिफ्ट कर ले, स्ट्रेस के नीचे लिख ले। सो P इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, एंड यू नो दैट व्हाट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपके पास क्या होता है? इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिसिटी। यानी हमने प्रूव कर दिया कि इलास्टिसिटी किस चीज के बराबर है? प्रेशर के बराबर है। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखें। एक सेकेंड, इससे पहले मैं एक और बात एक्सप्लेन कर लेता हूं। जो यहां पे आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इधर शुरू में प्रेशर था, साउंड प्रोड्यूस करने से पहले जो इधर प्रेशर था, जो इधर साउंड प्रोड्यूस करने से पहले प्रेशर था P, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप बैरोमीटर से मालूम कर सकते हो। और बैरोमीटर में जो लिक्विड यूज किया जाता है मरकरी कहलाता है। मरकरी, चले पहले तो इस P की जगह आप लिख सकते हैं रो जी एच इक्वल्स टू E, यही है अपनी जगह पे। ये रो जो है ना, ये रो उस मरकरी की डेंसिटी है जिस बैरोमीटर से आप वो प्रेशर मालूम कर रहे हो, कि उसमें जो मरकरी की हाइट कभी बढ़ती है और कभी कम होती है, आपको प्रेशर की वैल्यू देती है, तो उसकी डेंसिटी है रो। एंड जी इज you know gravitational acceleration 9.8, and this h is that height up to which the mercury reaches at the atmospheric pressure, at the normal atmospheric pressure। तो ये वैल्यूज जो हैं, अभी आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 चेक करें क्या है। शुरू में लिखा है v इक्वल्स टू अंडर द रूट रो जी एच डिवाइड्स बाय रो मीडियम। इसीलिए मीडियम लिखा है कि यहाँ पे जो डेंसिटी आ रही है ये मीडियम की डेंसिटी है, और जो इधर मैंने इंट्रोड्यूस कर ली ये मरकरी की डेंसिटी है। अब मैं यहाँ पे आपको इन 4 चीज़ों की वैल्यूज लिख देता हूँ, इन 4 क्वांटिटीज़ की वैल्यूज बता देता हूँ कि
डेंसिटी ऑफ द मरकरी, इसकी वैल्यू है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी की डेंसिटी MuRcu ये है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। साथ में जी है, जी तो सब लोग जानते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में क्या रहा है H, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मरकरी की हाइट पहुंचती है 76 सेंटीमीटर। तो अगर उसको आप उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, तो 0.76 मीटर हो जाता है। बैरोमीटर में ये हाइट होती है, इतनी ग्रेजुएशन तक वो पहुंचती है। और जो डिवाइड में आपको डेंसिटी ऑफ द मीडियम दिखाई दे रही है, तो याद रखिए यहाँ पे जो मीडियम है, साउंड की जो हम स्पीड मालूम करते हैं, ये एयर में मालूम करते हैं। और एयर यहाँ पे जो मीडियम है तो क्या बना, वो एयर बन गया। तो इसको मैं एयर कह सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ द एयर। और वो सबको पता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जब आप इन चार वैल्यूज को इस इक्वेशन में रिप्लेस करोगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 281 मीटर्स पर सेकेंड। 281 मीटर्स पर सेकेंड। ये चार वैल्यूज, डेंसिटी ऑफ द मरकरी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, हाइट ऑफ द मरकरी एंड डेंसिटी ऑफ द एयर, जब आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, सो इक्वेशन नंबर 2 बस मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 281 मीटर पर सेकेंड। ये थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास आ गई। न्यूटन के पास ये थ्योरेटिकल वैल्यूज आई थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ THEO, थ्योरेटिकल। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी, स्पीड उसने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो उसके पास थी वैल्यू तकरीबन 332 मीटर्स पर सेकंड। काफ़ी बड़ा फर्क इसमें आ रहा है, 281 और 332। जब उसने परसेंटेज एरर चेक कर लिया, तो परसेंटेज एरर इसमें आ रहा था 16%। काफ़ी ज़्यादा एरर है, इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा एरर है यार। परसेंटेज एरर आप खुद मालूम कर सकते हो कि पहले आप एब्सोल्यूट एरर मालूम कर लो। मैं इधर शॉर्टकट्स बता देता हूँ। 332 माइनस 281, तो इससे क्या जवाब आ जाएगा, 32 और 20 जो भी है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आप कर लें, 16% आ जाएगा, नोट कर लें। फिर जो 16% का एरर आ गया, इसको एक्सप्लेन फिर किया है, इसको करेक्ट फिर किया है लेप्लास ने। लेप्लास आ गया, उसके बाद न्यूटन्स ने जो एजम्पशन किए थे, उस एजम्पशन में थोड़े से चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से जो ये वैल्यू 332 से बहुत कम आ रही है, 281 आ रही है, ये फिर वेरी वेरी क्लोज टू 332 हो गई। तो इसके लिए लेप्लास ने आना है, उसने एजम्पशन में चेंजेस करनी है, और चेंजेस करने की वजह से ये वैल्यू 281 से 332 के करीब पहुंचनी है। इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर।